तो चलिए आज का पहला वाक्य देखते हैं। मैं इसे पढ़ती हूँ। With a landslide verdict in its favor, the Bangladesh Nationalist Party (BNP) is set to form the government in Dhaka, with its leader Tariq Rahman becoming the country's first male prime minister elected to the post in decades. जी, ये काफी लंबा वाक्य है। इसको समझने के लिए हमें इसे टुकड़ों में तोड़ना होगा। हाँ, बिल्कुल। तो पहला हिस्सा है with a landslide verdict in its favor। चलिए इसके शब्द देखते हैं। with का मतलब हुआ के साथ, जी, ए मतलब एक, और लैंडस्लाइड ये एक बहुत अच्छा शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है भूस्खलन, पर यहाँ इसका मतलब है भारी या जबरदस्त। अच्छा, और वर्डिक्ट इसका मतलब होगा जनादेश या फैसला, है ना? एकदम सही। इन इट्स फेवर का मतलब है इसके पक्ष में। तो इस पूरे छोटे से हिस्से का मतलब हुआ अपने पक्ष में एक भारी जनादेश के साथ। बिल्कुल। और अगर हम व्याकरण की बात करें तो ये जो पूरा वाक्यांश है विद अ लैंडस्लाइड वर्डिक्ट इन इट्स फेवर, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये मुख्य वाक्य के लिए एक संदर्भ दे रहा है। ठीक है, अब वाक्य का अगला हिस्सा। द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) is set to form the government in Dhaka। जी, तो द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, ये तो पार्टी का नाम हो गया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये इस वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता है। और इस सेट टू का मतलब? इस सेट टू का मतलब है तैयार है। ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन एक भविष्य की एक पक्की योजना को दिखाता है। अच्छा, और फॉर्म द गवर्नमेंट मतलब सरकार बनाने के लिए, इन ढाका मतलब ढाका में। जी, तो अब तक का मतलब हुआ अपने पक्ष में भारी जनादेश के साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ढाका में सरकार बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और अब आखिरी हिस्सा। विथ इट्स लीडर तारिक रहमान बिकमिंग द कंट्रीज फर्स्ट मेल प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड टू द पोस्ट इन डेकेड्स। हाँ, तो विद इट्स लीडर मतलब इसके नेता के साथ, तारिक रहमान उनका नाम है। अब यहाँ एक और दिलचस्प शब्द है, बिकमिंग। बिकमिंग मतलब बनते हुए। ये क्या है ग्रामर में? ये यहाँ एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये हमें तारिक रहमान के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। ठीक है, और आगे? द कंट्रीज फर्स्ट मेल प्राइम मिनिस्टर मतलब देश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री। जी, और फिर आता है इलेक्टेड। ये एक पास्ट पार्टिसिपल है जो प्राइम मिनिस्टर की विशेषता बता रहा है, मतलब चुने गए। अच्छा, इलेक्टेड टू द पोस्ट मतलब पद के लिए चुने गए, और इन डेकेड्स का मतलब दशकों में। बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम पूरे वाक्य को एक साथ जोड़कर सरल हिंदी में बोलें तो ये होगा, अपने पक्ष में एक भारी जनादेश के साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ढाका में सरकार बनाने के लिए तैयार है, जिसके साथ उसके नेता तारिक रहमान दशकों में इस पद पर चुने जाने वाले देश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए अब दूसरा वाक्य देखते हैं। मैं इसे पढ़ती हूँ। मिस्टर रहमान्स रोड टू द पोस्ट 2 decades after being barred from elections due to cases and going into exile under the previous Awami League government is dramatic, with his return to Bangladesh just days before the death of his mother and former Prime Minister Khaleda Zia। ये भी काफी लंबा और जटिल वाक्य है। हाँ, तो इसे भी हिस्सों में देखते हैं। पहला हिस्सा है मिस्टर रहमान्स रोड टू द पोस्ट इज ड्रामेटिक। जी, तो मिस्टर रहमान रोड मतलब श्री रहमान का रास्ता, या कह सकते हैं सफर। टू द पोस्ट मतलब पद तक का। तो इस हिस्से का सब्जेक्ट या कर्ता है मिस्टर रहमान रोड टू द पोस्ट, और इसका वर्ब यानी क्रिया है इज, और ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय। तो श्री रहमान का पद तक का सफर नाटकीय है। बिल्कुल। अब जो बीच का बहुत लंबा हिस्सा है वो इस रोड के बारे में हमें और जानकारी दे रहा है। हाँ, वो हिस्सा है 2 decades after being barred from elections due to cases and going into exile under the previous Awami League government। जी, तो 2 decades after मतलब 2 दशकों बाद, being barred मतलब प्रतिबंधित किए जाने के, ये एक जेरंड है। from elections मतलब चुनावों से, और ब्रैकेट में लिखा है ड्यू टू केसेस मतलब मामलों के कारण। सही। and going into exile मतलब और निर्वासन में जाने के, ये भी एक जेरंड है।
अंडर द प्रीवियस अवामी लीग गवर्नमेंट, मतलब पिछली अवामी लीग सरकार के तहत। तो ये जो पूरा लंबा सा हिस्सा है, ये व्याकरण के हिसाब से क्या कहलाएगा? इसे हम एक एपोजिटिव फ्रेज कह सकते हैं। ये एक व्याख्यात्मक वाक्यांश है जो कर्ता रोड के बारे में हमें बता रहा है कि ये सफर क्यों नाटकीय है। अच्छा। और अब वाक्य का आखिरी हिस्सा, with his return to Bangladesh just days before the death of his mother and former Prime Minister Khaleda Zia. हाँ, विद हिज रिटर्न मतलब उनकी वापसी के साथ, टू बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश में, जस्ट डेज बिफोर मतलब कुछ ही दिन पहले, The death of his mother मतलब उनकी माँ की मृत्यु के, and former Prime Minister Khaleda Zia, ये उनकी माँ का परिचय है। बिल्कुल। तो अब अगर पूरे वाक्य का सरल हिंदी अनुवाद करें तो ये बनेगा, श्री रहमान का पद तक का सफर पिछली अवामी लीग सरकार के तहत मामलों के कारण चुनावों से प्रतिबंधित किए जाने और निर्वासन में जाने के 2 दशक बाद नाटकीय है, जिसमें उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मृत्यु से कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में उनकी वापसी हुई। ठीक है, अब तीसरा वाक्य, ये छोटा है। The interim government led by Muhammad Yunus is expected to hand over the reins to Mr. Rahman. जी, यहाँ द इंटरिम गवर्नमेंट मतलब अंतरिम सरकार, और led by Muhammad Yunus, led क्या है यहाँ? लेड यहाँ लीड का पास्ट पार्टिसिपल है और ये गवर्नमेंट की विशेषता बता रहा है, मतलब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली। तो हमारा करता हुआ द इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय मोहम्मद यूनुस। अच्छा, और क्रिया है इज एक्सपेक्टेड, जिसका मतलब हुआ से उम्मीद की जाती है। ये पैसिव वॉइस में है ना? बिल्कुल सही, ये प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस है और टू हैंड ओवर एक इन्फिनेटिव है, इसका मतलब है सौंपने की। और आखिर में द रेन्स टू मिस्टर रहमान, रेन्स का मतलब? रेंस का मतलब होता है लगाम, तो हैंड ओवर द रेंस एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बागडोर सौंपना या नियंत्रण सौंपना। टू मिस्टर रहमान मतलब श्री रहमान को। तो पूरा अनुवाद हुआ, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से उम्मीद है कि वह श्री रहमान को बागडोर सौंप देगी। एकदम सही। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य नंबर 4, Despite its more than 2/3 of the elected seats in the Jatiya Sangsad, the BNP has many challenges ahead. यहाँ वाक्य डिस्पाइट से शुरू हो रहा है। हाँ, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ये एक विरोधाभास दिखाता है। सही है? जी, ये एक कंजंक्शन है। इट्स मोर देन 2/3 मतलब अपनी 2/3 से अधिक। 2/3 मतलब 2/3। ऑफ द इलेक्टेड सीट्स मतलब चुनी हुई सीटों में से। इन द जातीय संसद मतलब जातीय संसद में। ये बांग्लादेश की संसद का नाम है। जी, और फिर आता है मुख्य क्लॉज, द बीएनपी हैज मेनी चैलेंजेस अहेड। यहाँ द बीएनपी हमारा करता है, हैज क्रिया है। हैज यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है। हाँ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक रूप है जो यहाँ अधिकार या पास होना दिखा रहा है। मेनी चैलेंजेस मतलब कई चुनौतियां, अहेड मतलब आगे। तो सरल अनुवाद होगा, जातीय संसद में अपनी 2/3 से अधिक चुनी हुई सीटों के बावजूद बीएनपी के सामने कई चुनौतियां हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब 5वां वाक्य। As the first elected government since Sheikh Hasina's ouster in August 2024, the first order of business will be to restore old political institutions and effect a political reconciliation. जी, एज से शुरू हो रहा है। यहाँ एज का मतलब है के रूप में। The first elected government मतलब पहले निर्वाचित सरकार। Since Sheikh Hasina's ouster मतलब शेख हसीना के निष्कासन के बाद से। In August 2024 मतलब अगस्त 2024 में। अब मुख्य वाक्य का करता है द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा सबसे पहला काम। सही। और क्रिया है विल बी, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, मतलब होगा। और काम क्या होगा? टू रिस्टोर ओल्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। टू रिस्टोर एक इन्फिनेटिव है, मतलब बहाल करना। ओल्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मतलब पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को। जी। एंड इफेक्ट अ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन। यहाँ इफेक्ट शब्द पर ध्यान देना होगा। ये क्रिया वर्ब है। हाँ, FACT, इफेक्ट। इसका मतलब आमतौर पर इफेक्ट एक संज्ञा, नाउन होता है, जिसका मतलब होता है प्रभाव। लेकिन यहाँ ये क्रिया है जिसका मतलब है लागू करना या लाना। AFFECT से अलग है, जिसका मतलब होता है प्रभावित करना। अच्छा, तो इफेक्ट अ पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन का मतलब हुआ एक राजनीतिक सुलह करना। बहुत अच्छे। तो पूरा अनुवाद हुआ,
अगस्त 2024 में शेख हसीना के निष्कासन के बाद पहली निर्वाचित सरकार के रूप में सबसे पहला काम पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को बहाल करना और एक राजनीतिक सुलह करना होगा। ठीक है, अब छठा वाक्य। दिस कुड मीन रिलीजिंग पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड एन आउटरीच टू द बैंड अवामी लीग, मेनी ऑफ हुज सपोर्टर्स डिड नॉट वोट। जी, दिस कुड मीन मतलब इसका मतलब हो सकता है। यहाँ कुड एक मॉडल वर्ब है जो संभावना, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। और मतलब क्या हो सकता है? रिलीजिंग पॉलिटिकल प्रिजनर्स। रिलीजिंग यहाँ क्या है? रिलीजिंग यहाँ एक जरंड है जो नाउन की तरह काम कर रहा है, मतलब रिहा करना। पॉलिटिकल प्रिजनर्स मतलब राजनीतिक कैदियों को। एंड एन आउटरीच टू द बैंड अवामी लीग। आउटरीच मतलब पहुंच या संपर्क, बैंड मतलब प्रतिबंधित। जी, अब जो आखिरी हिस्सा है, मेनी ऑफ हुज सपोर्टर्स डिड नॉट वोट, वो अवामी लीग के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। हुज का प्रयोग यहाँ संबंध बताने के लिए हुआ है ना? बिल्कुल, हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है। मेनी ऑफ हुज सपोर्टर्स मतलब जिनके कई समर्थकों ने, और डिड नॉट वोट पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव फॉर्म है, मतलब मतदान नहीं किया। तो इसका सरल अनुवाद होगा, इसका मतलब राजनीतिक कैदियों को रिहा करना और प्रतिबंधित अवामी लीग तक पहुंच बनाना हो सकता है जिनके कई समर्थकों ने मतदान नहीं किया था। एकदम सही। चलिए 7वें वाक्य पर आते हैं। The next will be to prepare for the challenge from the Jamaat-e-Islami, whose coalition won about 75 seats in parliament, its best performance yet. जी, यहां करता है द नेक्स्ट मतलब अगला काम, क्रिया है विल बी, फ्यूचर सिंपल टेंस, टू प्रिपेयर फॉर एक इन्फिनिटिव है, मतलब के लिए तैयारी करना। The challenge from the Jamaat-e-Islami मतलब जमात-ए-इस्लामी से चुनौती। जी, और फिर से हुज का इस्तेमाल हुआ है। हुज कोalition वन अबाउट 75 सीट्स इन पार्लियामेंट, ये जमाते इस्लामी के बारे में जानकारी दे रहा है। Whose coalition मतलब जिसके गठबंधन ने। won क्रिया है पास्ट सिंपल टेंस में, मतलब जीती। About 75 सीट्स मतलब लगभग 75 सीटें। इन पार्लियामेंट मतलब संसद में। और अंत में इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस येट मतलब इसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। तो पूरा मतलब हुआ, अगला काम जमात-ए-इस्लामी से मिलने वाली चुनौती के लिए तैयारी करना होगा, जिसके गठबंधन ने संसद में लगभग 75 सीटें जीती, जो अब तक का उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बहुत बढ़िया। 8वां वाक्य, ये भी थोड़ा लंबा है। As a more vocal opposition now, the Jamaat, whose leaders have pitched a regressive line on women's rights and for religious politics, will try and push the new centrist government to the right. इसे भी तोड़ते हैं। एज अ मोर वोकल ऑपोजिशन आओ मतलब अब एक अधिक मुखर विपक्ष के रूप में। द जमात ये हमारा करता है। जी, और फिर से एक रिलेटिव क्लॉज है हुज के साथ। Whose leaders have pitched a regressive line on women's rights and for religious politics. Whose leaders मतलब जिसके नेताओं ने। जी, Have pitched ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पिच अ लाइन का मतलब होता है एक विचार प्रस्तुत करना, तो हैव पिच्ड मतलब प्रस्तुत किया है। अच्छा, और अ रिग्रेसिव लाइन मतलब एक प्रतिगामी विचार। ऑन वुमेन्स राइट्स मतलब महिलाओं के अधिकारों पर। एंड फॉर रिलीजियस पॉलिटिक्स मतलब और धार्मिक राजनीति के लिए। बिल्कुल। अब मुख्य क्रिया आती है विल ट्राई एंड पुश। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, मतलब कोशिश करेगी और धकेलने की। किसे धकेलने की? द न्यू सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट मतलब नई मध्यमार्गी सरकार को। और कहाँ? टू द राइट मतलब दक्षिण पंथ की ओर। जी, तो पूरा अनुवाद हुआ, अब एक अधिक मुखर विपक्ष के रूप में जमात, जिसके नेताओं ने महिलाओं के अधिकारों पर और धार्मिक राजनीति के लिए एक प्रतिगामी विचार प्रस्तुत किया है, नई मध्यमार्गी सरकार को दक्षिण पंथ की ओर धकेलने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब 9वां वाक्य। Voters have also emphatically supported the July Charter referendum that calls for a caretaker government, reforms that could shift the powers of the Prime Minister, and an upper house in Parliament with proportional representation. ये एक और लंबा और जानकारी से भरा वाक्य है। यहाँ करता है वोटर्स यानी मतदाता। क्रिया है have also emphatically supported. ये present perfect tense है। जी, सपोर्टेड मतलब समर्थन किया है, और एम्फैटिकली एक एडवर्ब है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब है जोरदार तरीके से। किसका समर्थन किया है?
द जुलाई चार्टर रेफरेंडम मतलब जुलाई चार्टर जनमत संग्रह का। अब आगे दैट कॉल्स फॉर और दैट कुड शिफ्ट, ये रिलेटिव क्लॉजेस हैं जो हमें बता रहे हैं कि इस चार्टर में क्या मांगे हैं। तो दैट कॉल्स फॉर मतलब जो मांग करता है। पहली मांग अ केयरटेकर गवर्नमेंट मतलब एक कार्यवाहक सरकार की। दूसरी मांग रिफॉर्म्स दैट कुड शिफ्ट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब ऐसे सुधारों की जो प्रधानमंत्री की शक्तियों को बदल सकते हैं। और तीसरी मांग एंड एन अपर हाउस इन पार्लियामेंट विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब और संसद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एक उच्च सदन की। बहुत अच्छे। तो पूरा सरल अनुवाद हुआ। मतदाताओं ने जुलाई चार्टर जनमत संग्रह का भी जोरदार समर्थन किया है, जो एक कार्यवाहक सरकार ऐसे सुधारों की मांग करता है जो प्रधानमंत्री की शक्तियों को बदल सकते हैं और संसद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एक उच्च सदन की मांग करता है। बहुत अच्छे से समझ आया। अब आखिरी 10वां वाक्य। Meanwhile, Mr. Rahman must hit the ground running on reviving the economy and restoring trade links with India. जी, मीनवाइल का मतलब है इस बीच। मिस्टर रहमान करता है, और यहाँ मस्ट का प्रयोग हुआ है, ये एक मॉडल वर्ब है। हाँ, मस्ट का प्रयोग यहाँ एक मजबूत जरूरत या कर्तव्य स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए किया गया है। इसका मतलब है अवश्य ही करना होगा। और हिट द ग्राउंड रनिंग, ये क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा मुहावरा इडियम है। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है किसी काम को पूरी ऊर्जा के साथ तुरंत और तेजी से शुरू करना। अच्छा, तो उन्हें तुरंत काम शुरू करना होगा किस पर? ऑन रिवाइविंग द इकोनॉमी। रिवाइविंग क्या है? रिवाइविंग यहाँ एक जेरंड है, प्रपोजिशन ऑन के बाद। इसका मतलब है पुनर्जीवित करने। द इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था को। एंड रिस्टोरिंग ट्रेड लिंक्स विद इंडिया। रिस्टोरिंग भी जेरंड है, मतलब बहाल करने। ट्रेड लिंक्स मतलब व्यापारिक संबंधों को। विथ इंडिया मतलब भारत के साथ। बिल्कुल। तो इस आखिरी वाक्य का अनुवाद हुआ, इस बीच श्री रहमान को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बहाल करने पर तुरंत और तेजी से काम शुरू करना होगा। बहुत अच्छे। For New Delhi, keen to reset ties after they hit a nadir under Mr. Yunus, the outreach to the new government is important. काफी लंबा वाक्य है, इसे टुकड़ों में समझते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला हिस्सा है For New Delhi जी, इसमें फॉर FOR का मतलब होता है के लिए। और न्यू दिल्ली का मतलब नई दिल्ली। हाँ, लेकिन यहाँ न्यू दिल्ली का मतलब सिर्फ शहर नहीं है, बल्कि भारत सरकार है। अच्छा, तो फॉर न्यू दिल्ली का मतलब हुआ नई दिल्ली के लिए, यानी भारत सरकार के लिए। बिल्कुल। व्याकरण के हिसाब से देखें तो फॉर एक प्रेपोजिशन है और न्यू दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अब अगला हिस्सा कीन टू रीसेट टाइज। इसमें 3 शब्द हैं। पहला कीन, KEEN। कीन का मतलब होता है उत्सुक या बहुत इच्छुक। उत्सुक, ठीक है। फिर है टू रीसेट, RESET। रीसेट का मतलब होता है किसी चीज को फिर से मतलब शुरू से स्थापित करना। जैसे हम फोन रीसेट करते हैं। एकदम वही। और टाइज, TIES, इसका मतलब होता है संबंध या रिश्ते। तो कीन टू रीसेट टाइज का पूरा मतलब हुआ संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए उत्सुक। सही। व्याकरण में कीन एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है, टू रीसेट एक इन्फिनेटिव वर्ब है और टाइज एक प्लूरल नाउन है। समझ गया। अब वाक्य का तीसरा हिस्सा आफ्टर दे हिट अ नेदिर। इसमें पहला शब्द है आफ्टर, AFTER, जिसका मतलब है के बाद। जी। फिर दे, THEY, मतलब वे। यहाँ दे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? टाइज के लिए, मतलब संबंधों के लिए। बिल्कुल सही। फिर है हिट, HIT, मतलब पहुंचना। और आखिर में नेदर, NADIR। नेदर एक बहुत अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है निम्नतम बिंदु या सबसे खराब स्तर। ओहो, नेदर मतलब सबसे निचला स्तर। हाँ, तो इस हिस्से का अनुवाद हुआ जब वे सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए थे उसके बाद। ठीक है। व्याकरण के हिसाब से आफ्टर यहाँ एक कंजंक्शन है, दे एक प्रोनाउन है, हिट वर्ब का पास्ट टेंस है और नादिर एक नाउन है। चलिए, अगला भाग है अंडर मिस्टर यूनिस। जी, अंडर UNDER का मतलब है के अधीन या के कार्यकाल में। और मिस्टर यूनिस तो नाम है श्री यूनिस। हाँ, तो इसका मतलब हुआ श्री यूनुस के अधीन। यहाँ अंडर एक प्रेपोजिशन है और मिस्टर यूनुस एक प्रॉपर नाउन। और अब इस पहले वाक्य का आखिरी हिस्सा, द आउटरीच टू द न्यू गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट। जी,
इसमें पहला शब्द है दी आउटरीच, OUTREACH। आउटरीच का मतलब होता है पहुंच बनाने की कोशिश या संपर्क साधने की कोशिश। अच्छा, आउटरीच। फिर है टू द न्यू गवर्नमेंट, मतलब नई सरकार की ओर। और अंत में इज इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, मतलब महत्वपूर्ण है। तो पूरा मतलब बना नई सरकार तक पहुंच महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इस हिस्से में आउटरीच वाक्य का सब्जेक्ट है और एक नाउन है। इज हमारा वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है। बहुत बढ़िया। तो अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे। जी। The Modi government has had tensions with the BNP as it reduced engagement with the opposition in Bangladesh during MS Hasina's tenure. ये भी एक जरूरी वाक्य है। इसका पहला हिस्सा है द मोदी गवर्नमेंट हैज हैड टेंशंस विद द BNP। The Modi government मतलब मोदी सरकार। जी। हैज हैड, HASHAD, इसका मतलब है रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रहे हैं। और टेंशंस TENSIONS मतलब तनाव। सही। और विथ द BNP मतलब BNP के साथ, जो एक राजनीतिक दल का नाम है। तो इस भाग का मतलब हुआ मोदी सरकार के BNP के साथ तनाव रहे हैं। एकदम सही। इसमें द मोदी गवर्नमेंट सब्जेक्ट है और हैज हैड वर्ब है। विथ एक प्रेपोजिशन है। ठीक है। अब अगला हिस्सा, एज इट रिड्यूस्ड इंगेजमेंट। यहाँ एज AS का मतलब है क्योंकि। क्योंकि। IT मतलब इसने। यहाँ इट मोदी सरकार के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। और रिड्यूस्ड एंगेजमेंट, रिड्यूस्ड REDUCED मतलब कम कर दिया। और एंगेजमेंट ENGAGEMENT मतलब जुड़ाव या बातचीत। तो क्योंकि इसने जुड़ाव कम कर दिया था। हाँ, यहाँ एज एक कंजंक्शन है, इट एक प्रोनाउन है और रिड्यूस्ड वर्ब का पास्ट टेंस रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद द ऑपोजिशन इन बांग्लादेश। ये सीधा है। विथ मतलब के साथ, द ऑपोजिशन मतलब विपक्ष, इन मतलब में, और बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में विपक्ष के साथ। जी। इसमें विथ और इन दोनों प्रेपोजिशंस हैं। और अब इस वाक्य का अंतिम भाग, ड्यूरिंग मिस हसीनाज टेन्योर। ड्यूरिंग, DURING का मतलब होता है के दौरान। के दौरान। MS हसीनाज यहाँ अपॉस्ट्रोफी S का मतलब है का, तो सुश्री हसीना का। और टेन्योर TENURE का मतलब। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। अच्छा, कार्यकाल। तो मतलब हुआ सुश्री हसीना के कार्यकाल के दौरान। बिल्कुल। इसमें ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है और मिस हसीनाज एक पोजेसिव नाउन है जो अधिकार दिखाता है। बहुत अच्छा। चलिए अब तीसरा वाक्य समझते हैं। जी, तीसरा वाक्य है इट मस्ट ऑल्सो टेक बैक द स्पेस ceded to Pakistan, the US and China, which have each forged new relations with Bangladesh since Miss Hasina's ouster. ठीक है। पहला हिस्सा, इट मस्ट ऑल्सो टेक बैक द स्पेस। यहाँ IT का मतलब है इसे, जो भारत सरकार के लिए है। मस्ट MUST मतलब अवश्य चाहिए, और ऑल्सो ALSO मतलब भी। और टेक बैक द स्पेस। टेक बैक एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है वापस लेना, और द स्पेस मतलब वह जगह। तो इसे वो जगह भी वापस लेनी चाहिए। सही है। यहाँ मस्ट एक मॉडल वर्ब है। ठीक है। अगला भाग, सीडेड टू पाकिस्तान, द US एंड चाइना। इनको दे दी गई थी। व्याकरण में सीडेड एक पास्ट पार्टिसिपल है जो स्पेस शब्द के बारे में बता रहा है। ठीक है। अब which have each forged new relations। which, WHICH मतलब जिन्होंने। ये उन देशों यानी पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के लिए है। जी। have each forged, FORGED, इसका मतलब है प्रत्येक ने बनाए हैं। फौज का मतलब होता है बनाना या गढ़ना। और न्यू रिलेशंस मतलब नए संबंध। हाँ, तो अनुवाद है जिन्होंने प्रत्येक ने नए संबंध बनाए हैं। which यहाँ एक relative pronoun है। समझ गया। और इस वाक्य का अंत होता है विथ बांग्लादेश सिंस MS हसीनाज ouster। विद बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश के साथ। हाँ। सिंस SINCE मतलब जब से। और MS हसीनाज ouster, OUSTER। आउस्टर का मतलब होता है निष्कासन या सत्ता से हटाया जाना। ओहो, तो पूरा मतलब हुआ बांग्लादेश के साथ सुश्री हसीना के निष्कासन के बाद से। एकदम सही। विथ और सिंस यहाँ प्रेपोजिशंस हैं और आउस्टर एक नाउन है। अब चौथा वाक्य, जी। Perhaps more than bilateral relations, ruptured trade and connectivity, security and sporting ties,
New Delhi and Dhaka must repair the frayed ties between their peoples. ये वाक्य थोड़ा जटिल लग सकता है पर है नहीं। पहला हिस्सा है perhaps more than bilateral relations, ruptured trade and connectivity। Perhaps PERHAPS इसका मतलब है शायद। जी, more than मतलब से अधिक। bilateral relations BILATERAL इसका मतलब होता है द्विपक्षीय संबंध। द्विपक्षीय संबंध। ruptured IUPTURED मतलब टूटे हुए। फिर ट्रेड यानी व्यापार, कनेक्टिविटी यानी संपर्क, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा और स्पोर्टिंग टाइज मतलब खेलकूद संबंधी संबंध। तो इस पूरे बड़े हिस्से का मतलब हुआ शायद द्विपक्षीय संबंधों, टूटे हुए व्यापार और संपर्क, सुरक्षा और खेलकूद संबंधों से भी अधिक। बिल्कुल। अब अगला हिस्सा, न्यू दिल्ली एंड ढाका मस्ट रिपेयर। न्यू दिल्ली एंड ढाका मतलब नई दिल्ली और ढाका यानी भारत और बांग्लादेश की सरकारें। और मस्ट रिपेयर REPAIR मतलब अवश्य मरम्मत करनी चाहिए। हाँ, तो नई दिल्ली और ढाका को अवश्य मरम्मत करनी चाहिए। ठीक है, और किस चीज की मरम्मत करनी चाहिए? वाक्य का आखिरी हिस्सा, द फ्रेड टाइज बिटवीन देयर पीपल्स। द फ्रेड टाइज FRAYED, फ्रेड का मतलब होता है खराब हो चुके या उधड़ चुके। अच्छा, फ्रेड। हाँ, बिटवीन BETWEEN मतलब के बीच, देयर THEIR मतलब उनके, और पीपल्स PEOPLES मतलब लोगों। यहाँ पीपल्स का मतलब है दोनों देशों के नागरिक। तो अनुवाद हुआ अपने लोगों के बीच खराब हो चुके संबंधों की। जी बिल्कुल। इस हिस्से में फ्रेड एक एडजेक्टिव है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। बहुत अच्छा। अगला 5वां वाक्य है, इन बांग्लादेश सिक्योरिंग इंडियाज मिशंस एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज। पहला भाग, इन बांग्लादेश। ये तो आसान है। इन मतलब में और बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इन एक प्रेपोजिशन है। जी। अगला भाग, सिक्योरिंग इंडियाज मिशंस। सिक्योरिंग SECURING मतलब सुरक्षित करना। और इंडियाज मिशंस मतलब भारत के मिशन, जैसे दूतावास वगैरह। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब है भारत के मिशनों को सुरक्षित करना। व्याकरण के हिसाब से सिक्योरिंग यहाँ एक जेरंड है जो एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अच्छा, जेरंड, ठीक है। फिर है एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज। एंड मतलब और। इंश्योरिंग ENSURING मतलब सुनिश्चित करना। और द सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज। द सेफ्टी मतलब सुरक्षा, ऑफ मतलब की, और माइनॉरिटीज MINORITIES मतलब अल्पसंख्यकों। तो और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जी, यहाँ इंश्योरिंग भी एक जेरेंट है, एंड एक कंजंक्शन है। और वाक्य का अंत होता है विल बी एसेंशियल से। विल बी मतलब होगा, होगा, ये फ्यूचर टेंस दिखाता है। और एसेंशियल ESSENTIAL का मतलब है आवश्यक। तो आवश्यक होगा। सही है। विल बी सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब है और एसेंशियल एक एडजेक्टिव है। अब हम छठा वाक्य देखेंगे। जरूर। For India, it is necessary to dial down the domestic rhetoric against Bangladesh that is allowing political groups, many are affiliated to the ruling party, to threaten Bangladeshis in India. ये एक और महत्वपूर्ण वाक्य है। पहला भाग, फॉर इंडिया इट इज नेसेसरी टू डायल डाउन। For India मतलब भारत के लिए, it is necessary मतलब ये आवश्यक है। जी, और टू डायल डाउन DIALDOWN ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना। डायल डाउन मतलब कम करना। हाँ, तो इस हिस्से का मतलब है भारत के लिए यह आवश्यक है कि कम किया जाए। ठीक है, क्या कम किया जाए? अगला भाग, द डोमेस्टिक रेटरिक अगेंस्ट बांग्लादेश। द डोमेस्टिक रेटरिक RHETORIC, डोमेस्टिक मतलब घरेलू और रेटरिक मतलब बयानबाजी। बयानबाजी। और अगेंस्ट बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश के खिलाफ। तो बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू बयानबाजी को अगला हिस्सा, दैट इज अलाउइंग पॉलिटिकल ग्रुप्स। दैट THAT मतलब जो, ये रेटरिक यानी बयानबाजी के लिए है। इज अलाउइंग ALLOWING मतलब अनुमति दे रही है। और पॉलिटिकल ग्रुप्स मतलब राजनीतिक समूहों को। जी, तो जो राजनीतिक समूहों को अनुमति दे रही है। यहाँ इज अलाउइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब है। ठीक है,
इसके बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा है, many are affiliated to the ruling party. हाँ, ये अतिरिक्त जानकारी है। many MANY मतलब कई, are affiliated AFFILITED मतलब संबद्ध हैं या जुड़े हुए हैं। किससे? To the ruling party मतलब सत्ताधारी दल से। बिल्कुल, तो कई सत्ताधारी दल से संबद्ध है। और अब इस लंबे वाक्य का आखिरी हिस्सा, to threaten Bangladeshis in India. टू थ्रेटन, THREATEN मतलब धमकाने के लिए। और बांग्लादेशीज इन इंडिया मतलब भारत में बांग्लादेशियों को। हाँ, तो भारत में बांग्लादेशियों को धमकाने के लिए इसमें टू थ्रेटन एक इन्फिनिटिव वर्ब है। चलिए अब हम आज के अंतिम वाक्य पर आते हैं। जी। The Modi and Rahman governments will have to move most delicately, however, in managing the issue of Ms. Hasina, who remains a wanted fugitive in Dhaka and an honored guest in Delhi, if they are intent on a fresh start in ties. ये वाक्य पूरी स्थिति का सार बताता है। पहला हिस्सा है The Modi and Rahman governments will have to move most delicately. The Modi and Rahman governments मतलब मोदी और रहमान सरकारें, और most delicately, DELICATELY. Delicately का मतलब है नाजुक ढंग से। most लगाने से मतलब हो गया बहुत ही नाजुक ढंग से। तो मोदी और रहमान सरकारों को बहुत ही नाजुक ढंग से कदम उठाना होगा। सही, delicately एक एडवर्ब है। ठीक है। अगला हिस्सा, however, in managing the issue of Miss Hasina. However, HOWEVR मतलब हालांकि, in managing MANAGING मतलब प्रबंधन करने में, और the issue of Miss Hasina मतलब सुश्री हसीना के मुद्दे का। जी, तो हालांकि सुश्री हसीना के मुद्दे का प्रबंधन करने में मैनेजिंग यहाँ एक जेरंड है। ठीक है। आगे, who remains a wanted fugitive in Dhaka. Who, WHO मतलब जो, ये सुश्री हसीना के लिए है। Remains REMAINS मतलब बनी हुई है। A wanted fugitive. FUGITIV. वांटेड मतलब वांछित और फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा। तो एक वांछित भगोड़ा। और in Dhaka मतलब ढाका में। तो जो ढाका में एक वांछित भगोड़ा बनी हुई है। बिल्कुल। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला टुकड़ा है and an honored guest in Delhi. एंड मतलब और। एन ऑनर्ड गेस्ट HONOURED मतलब एक सम्मानित अतिथि। और in Delhi मतलब दिल्ली में। हाँ, तो और दिल्ली में एक सम्मानित अतिथि। ऑनर्ड यहाँ एक एडजेक्टिव है। और अब इस पूरे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, if they are intent on a fresh start in ties. इफ IF मतलब यदि, दे मतलब वे यानी दोनों सरकारें, और are intent on. आर इंटेंट ऑन INTENT का मतलब होता है का इरादा रखते हैं। A fresh start मतलब एक नई शुरुआत, और in ties मतलब संबंधों में। तो पूरा मतलब हुआ यदि वे संबंधों में एक नई शुरुआत का इरादा रखते हैं। बहुत अच्छे। यह एक कंडीशनल क्लॉज है जो इफ से शुरू हो रहा है। इंटेंट ऑन एक एडजेक्टिवल फ्रेज है।